So hello everyone, this is CS Anidya Saraf, your friend, mentor and coach for audit and law. So कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं और आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है, राइट? तो अगेन आपके प्रिपरेशंस को और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए रिविजनरी वीडियो फॉर द चैप्टर ऑफ कंपनी ऑडिट, और बहुत ही कम टाइम फ्रेम के अंदर हम पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर कंपनी ऑडिट की बात करें तो अगेन इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ सीए फाइनल एज वेल एज सीए इंटर इन योर ऑडिट सब्जेक्ट, राइट? The chapter consists of section 139 to 148 and it is chapter 10 of Companies Act 2013. तो chapter number 10 है और जो sections है वो 139 से लेकर 148 तक governed है and that is read with the Companies Audit and Auditor Rules 2014. अब sections के flow की बात करें सर, section 139 to 148, तो आप याद रखें सबसे पहले ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। क्या होगा सर? अपॉइंटमेंट होगा। अब अपॉइंटमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? रिमूवल होता है। तो उसके बाद ऑडिटर का रिमूवल होगा, उसके बाद ऑडिटर का क्या होगा सर? रिमूवल होगा, या फिर ऑडिटर रिजाइन करेगा, है ना? तो 139 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट, 140 टॉक्स अबाउट रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी के ऑफ ऑडिटर्स के बारे में, क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, कि उसको रिमूव क्यों किया गया, क्योंकि वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। तो 141 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। अब जैसे ही मैं एलिजिबल होता हूं टू बी अपॉइंटेड एज ए ऑडिटर एंड जैसे ही मेरा अपॉइंटमेंट हो जाता है, सबसे पहले मैं मनी की बात करता हूं, पैसा कितना दे रहे हो भाई। तो 142 टॉक्स अबाउट रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड रेम्यूनरेशन डिसाइड हो गया। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज वगैरह की बात करेंगे तो 143 भी टॉक अबाउट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर। उसके बाद प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट दी है सेक्शन 144 के अंदर कि कौन कौन से सर्विसेज ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता, जिसको क्लास के अंदर हमने याद करने का फॉर्मूला डेवलप किया है एड्स, कि ऑडिटर एड्स वाली सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता, क्योंकि गलत बात है। अब मान लीजिए ऑडिटर को एड्स हो गया, यानी ऑडिटर जाने वाला है। गलत सोच मत रखना, सिर्फ याद रखने के लिए है। ऑडिटर जाने वाला है, तो जाने वाला है तो वो सोच रहा है कि भाई जाने से पहले अपने अनफिनिश्ड ऑब्लिगेशंस पूरी कर लूं। लेट मी साइन माय ऑडिट रिपोर्ट, लेट मी अटेंड द एजीएम। तो 145 टॉक्स अबाउट ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, 146 टॉक्स अबाउट ऑडिटर टू अटेंड द एजीएम, है ना? And 147 is the penalty for contravention of the chapter and 148 is cost audit। क्या आपको क्या इंकर करना पड़ेगा सर? पेनल्टी इंकर करनी होगी, दैट इज ए कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा। तो 148 is cost records and cost audit। तो सिंपल सा चैप्टर है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है। फिर आप देखोगे सारा डेफिनेशंस वगैरह दिया है कि जो भी डेफिनेशंस यूज होंगे पूरे चैप्टर में, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, स्मॉल कंपनी क्या है, सब्सिडरी कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी क्या है। उसके बाद आता है सेक्शन 139, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स की बात करें तो ओवरऑल इस सेक्शन के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, कि अगर हम लोग फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करें या फिर हम लोग सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें या फिर नॉन गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें, तो सर अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है ना? उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स के बारे में। उसके अलावा हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ देयर इज अ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर एंड एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। ये सारी बातें हम लोग इस सेक्शन में करने वाले हैं। तो टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ऑडिटर्स, 139 सबसेक्शन 6 एंड सबसेक्शन 7, ये दो सबसेक्शंस लगेंगे। 139 सबसेक्शन 6 टॉक्स अबाउट नॉन गवर्नमेंट कंपनीज एंड 139 सबसेक्शन 7 टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कंपनीज। सिमिलरली अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात करें, वी हैव सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 6। Subsection 1 talks about non-government companies and subsection 5 talks about government companies. Subsection 1 and subsection 5. Right. उसके बाद 139 सबसेक्शन 2 से लेकर 4 तक वी हैव रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, 139 सबसेक्शन 8 वी हैव कैजुअल वैकेंसी एंड 139 सबसेक्शन 9 वी हैव द प्रोविजन ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। तो ओवरऑल दिस आर द वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू स्टडी इन दिस सेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, फर्स्ट ऑडिटर्स, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स, गवर्नमेंट कंपनीज, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले आते हैं फर्स्ट ऑडिटर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। तो एक नॉर्मल कंपनी की बात करें, फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करें तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? तो बोला सर बीओडी अपॉइंटमेंट करेगा, क्योंकि जनरल मीटिंग तो भी दूर है। तो कौन अपॉइंटमेंट करेगा? बीओडी अपॉइंटमेंट करेगा। कितने डेज के अंदर करेगा सर? 30 डेज के अंदर करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, है ना? और अगर यहां पे बीओडी अपॉइंट ना कर पाए तब जाकर क्या करना पड़ेगा सर? एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलानी होगी अगले 60 डेज के अंदर, और वहां पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे, यानी नेक्स्ट 60 डेज, या फिर आप बोल सकते हो 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एदर 60 डेज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज और 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की अगर बात करें, नॉर्मल कंपनीज, सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट, तो बोला भैया फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए खाली हमने बोला था बीओडी,
आगे चल के तो कंपनी के मालिक कौन है, मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स ही अपॉइंट करेंगे। और कैसे अपॉइंट करेंगे, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके अपॉइंट करेंगे। कहां करेंगे, जनरल मीटिंग में करेंगे। कितने सालों के लिए करेंगे, 5 साल के लिए करेंगे। यानी टेन्योर क्या रहेगा, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। और अपॉइंटमेंट से पहले ऑडिटर का रिटर्न कंसेंट चाहिएगा। ये देखना होगा कि ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यानी आरओसी को इंटीमेशन भी देना पड़ेगा अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर विद इन 15 डेज। तो ये सारा क्राइटेरिया यहां पे दिया हुआ है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग ऑडिटर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज, 139 सबसेक्शन 7 दैट इज फर्स्ट ऑडिटर्स की बात हो रही है, एंड 139 सबसेक्शन 5 दैट इज सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात हो रही है। अब गवर्नमेंट कंपनीज के केस में जो माई बाप होता है वो होता है सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहां पे फर्स्ट ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट कौन करने वाला है, सीएजी करने वाला है। और कितने डेज में करने वाला है, 60 डेज के अंदर करने वाला है। कब से काउंट करेंगे, 60 डेज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से काउंट करेंगे। अगर यहां पे सीएजी अपॉइंट नहीं करता है फर्स्ट ऑडिटर्स को, तब अगली अथॉरिटी आती है बीओडी, जो वहां फर्स्ट अथॉरिटी थी, यहां सेकंड अथॉरिटी बन गई विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अगर बीओडी भी अपॉइंट ना करे, अब आता है मेंबर्स की बारी। अब जाकर मेंबर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा और मेंबर्स क्या करेंगे, 60 डेज के अंदर ईजीएम में आकर ऑडिटर्स का अपॉइंटमेंट करेंगे। और ये जो टेन्योर ऑफ ऑडिटर्स को 5 साल का नहीं होगा, अनलाइक दैट केस। यहां पे जो टेन्योर होगा टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम ही होगा, टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम ही होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट की बात करें 139 सबसेक्शन 5, तो अगेन यहां पे अपॉइंटमेंट हमेशा सीएजी करने वाला है, सब्सिक्वेंटली मेंबर्स नहीं करने वाले हैं, बोर्ड नहीं करने वाला है। सीएजी अपॉइंटमेंट करने वाला है विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और यहां पे जो टेन्योर होगा वो ईयर टू ईयर बेसिस में होगा, एजीएम टू एजीएम बेसिस में होगा, यानी शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। उसके बाद आता है कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर्स 139 सबसेक्शन 8। अगेन गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करेगा। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्या होगा कि मेंबर्स ही क्या करने वाले हैं सर, कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होने वाला है, मेंबर्स ही कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करने वाले हैं अगर मामला रेजिग्नेशन का है। बट अगर मामला रेजिग्नेशन का नहीं है, कोई अनफोर्सन सर्कमस्टेंस है, ऑडिटर की डेथ वगैरह हो गई है, तो इन दैट पार्टिकुलर सिनेरियो बीओडी कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करेगा 30 डेज के अंदर। वरना रेजिग्नेशन का मामला है तो मेंबर्स कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करेंगे। एग्जैक्टली फुलफिल नहीं करेंगे, टेक्निकली बोला गया है कि क्या होने वाला है यहाँ पे, बीओडी एक बार को नए ऑडिटर अपॉइंट कर देगा, बट बोर्ड के रिकमेंडेशन के 3 महीने के अंदर जनरल मीटिंग बुलाकर मेंबर्स का अप्रूवल चाहिएगा। तो बात वही हो गया। उसके बाद आता है 139 सबसेक्शन 2 टू सबसेक्शन 4 दैट इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रोटेशन की बात करें तो ये जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का सारी की सारी बड़ी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, या जो भी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज है जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआर या उससे ज्यादा है। अगर प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो यहां पे पेड अप शेयर कैपिटल अगर 50 सीआर या उससे ज्यादा है, मतलब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तब भी एप्लीकेबल है पेड अप शेयर कैपिटल 10 सीआर या उससे ज्यादा। प्राइवेट कंपनी के केस में पेड अप शेयर कैपिटल का लिमिट को एनहांस कर दिया, 10 सीआर की जगह 50 सीआर कर दिया। या कोई भी कंपनी चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, जिसका भी पब्लिक बोरोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या फिर जो पब्लिक डिपॉजिट है वो 50 सीआर या उससे ज्यादा है। अब ऑब्वियस सा बात है कि यहाँ पब्लिक कंपनी तो हो नहीं सकता, वरना पब्लिक कंपनी अगर होगा तो पब्लिक डिपॉजिट उसका नहीं होगा, लॉजिकल सी बात है। सॉरी, प्राइवेट कंपनी तो हो नहीं सकता, क्योंकि अगर प्राइवेट कंपनी यहां पे होगा तो वो पब्लिक डिपॉजिट तो ले नहीं पाएगा। तो पब्लिक डिपॉजिट वाला पॉइंट प्राइवेट कंपनी के लिए तो नहीं है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसका जो पब्लिक बोरोइंग्स है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और पब्लिक डिपॉजिट्स 50 सीआर या उससे ज्यादा है। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू 1% कंपनीज एंड स्मॉल कंपनीज। यहां पे टेन्योर का सिस्टम क्या रहेगा, अगर एक इंडिविजुअल अपॉइंट होता है एज ऑडिटर तो 1 टर्म के लिए अपॉइंटमेंट होगा 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और अगर फर्म अपॉइंट होती है तो 2 टर्म्स के लिए अपॉइंटमेंट होगा 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और फिर लगने वाला है 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड। और ये जो 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा उसमें वो जो इंडिविजुअल होगा या जो फर्म होगा वो सेम कंपनी में एज स्टैट ऑडिटर्स अपॉइंट नहीं होंगे, और जो इनकमिंग ऑडिटर्स अपॉइंट होंगे उस कूलिंग ऑफ पीरियड में वहां पे कोई कॉमन पार्टनर नहीं होना चाहिए, या फिर वो कॉमन नेटवर्क या कॉमन ब्रांड नेम को बिलोंग नहीं करने चाहिए, कॉमन कंट्रोल नहीं होना चाहिए। तो ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है ऑडिटर के इंडिपेंडेंस को सर इंश्योर करने के लिए। उसके बाद आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड रीअपॉइंटमेंट 139 सबसेक्शन 9 एंड सबसेक्शन 10। तो क्या बोला गया सर, नॉर्मली अगर रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है तो अलग बात है, बट रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है सर तो रिटायरिंग ऑडिटर को ही नॉर्मली हम रीअपॉइंट कर लेंगे। अगर वो डिसक्वालिफाइड है तो बात अलग है, या फिर वो चाहता ही नहीं आगे टू कंटिन्यू एज ए ऑडिटर तो बात अलग है, या कंपनी किसी और को अपॉइंट करना चाहती है एज ए ऑडिटर तो बात अलग है। तो बोला गया रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंटेड अगर पहला कंडीशन वो डिसक्वालिफाइड नहीं है फॉर रीअपॉइंटमेंट।
दूसरा कंडीशन, उसने खुद से राइटिंग में मना नहीं किया है कि मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता एज ऑडिटर। एंड तीसरा कंडीशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मेंबर्स ने किसी और को ऑडिटर नहीं बनाया है। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके मेंबर्स ने किसी और को ऑडिटर नहीं बनाया है। अगर ये तीनों कंडीशन प्रेजेंट है तो यहाँ पे रिटायरिंग ऑडिटर की, और रिटायरिंग जो ऑडिटर होगा उसका क्या हो जाएगा सर, रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा प्रोविजन किसका हो गया सर, सेक्शन 139 का हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर योर एग्जाम। उसके बाद आता है सेक्शन 140, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, राइट। तो अगर रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स की बात करें तो देखना जो अगला सेक्शन हमारा सेक्शन 140 दैट टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स। नाउ दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इनटू 5 सबसेक्शंस। सबसे पहले आता है सर सबसेक्शन 1, जहां पे हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ द ऑडिटर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, कि ऑडिटर का टर्म खत्म ही नहीं हुआ उससे पहले ही ऑडिटर को निकाल दिया गया। जिसमें बेसिकली 3 चीजें हैं कि सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देकर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल चाहिएगा, और एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल आ जाए तो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ऑडिटर को निकालने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी ऑडिटर को देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3, जहां पे भी टॉक अबाउट रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, कि ऑडिटर अपनी मर्जी से क्या कर रहा है सर, रिजाइन कर रहा है। और अगर अपनी मर्जी से ऑडिटर रेजिग्नेशन कर रहा है तो ऑडिटर को कंपनी को इंटीमेट करना पड़ेगा अबाउट इज रेजिग्नेशन, कंपनी को फर्दर आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। और सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आरओसी को इंटीमेशन नहीं गया तो पेनल्टी क्या लगने वाला है। सबसेक्शन 4 टॉक्स अबाउट रिमूवल बाय स्पेशल नोटिस, स्पेशल नोटिस एजीएम में देकर भी ऑडिटर को रिमूव कराया जा सकता है। तो वहां पे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक मेंबर जिसके पास 1% ऑफ वोटिंग राइट है या 5 लाख रुपए का पेड अप शेयर कैपिटल है एज गिवन अंडर सेक्शन 115 ऑफ कंपनीज एक्ट, वो बंदा क्या कर रहा है, नोटिस दे रहा है कि मैं ऑडिटर को रिमूव करना चाहता हूं या किसी और को अपॉइंट करना चाहता हूं। फिर वो स्पेशल नोटिस आगे बाकी मेंबर्स को सर्कुलेट किया जा रहा है। फिर ऑडिटर अपने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन का राइट ऑडिटर क्या कर रहा है, अपने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट कर रहा है मेंबर्स के बीच कि मेरे को क्यों ना निकाला जाए। तो एक तरफ स्पेशल नोटिस सर्कुलेट हुआ, एक तरफ ऑडिटर का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सर्कुलेट हुआ, और फिर मेंबर्स डिसाइड करेंगे कि ऑडिटर को रिमूव करना है या नहीं करना है, और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके वो फैसला होगा। एंड उसके बाद वी हैव 140 सबसेक्शन 5 दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल, कि अगर कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है, ऑडिटर किसी फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व है अकेले या डायरेक्टर्स वगैरह के साथ मिलकर, तो वहां पे ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, ऑडिटर को रिमूवल का ऑर्डर पास कर सकती है। और अगर वहां पे ट्रिब्यूनल ने ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर दिया है तो 5 साल तक ऑडिटर, वो जो ऑडिटर है, वो जो व्यक्ति है, वो किसी भी कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। तो इस तरीके की बातें की गई हैं। तो सेक्शन 140 सबसे पहले सबसेक्शन 1 दैट वाज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर द टर्म। एज आई टोल्ड यू 3 कंडीशंस, बोर्ड रेजोल्यूशन, एप्लीकेशन देना होगा सीजी को, फॉर्म नंबर है ADT2 देना होगा विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड देन जनरल मीटिंग बुलानी होगी 60 डेज के अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। उसके बाद रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर 140 सबसेक्शन 2। अब जिस ऑडिटर ने रिजाइन किया है कंपनी को इंटीमेट करेगा, वो आरओसी को इंटीमेट करेगा, वो ADT 3 के अंदर, और रीजंस ऑफ रेजिग्नेशन बताएगा। ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है तो सीएजी को भी बताएगा। और 140 सबसेक्शन 3 कहता है कि अगर आरओसी को इंटीमेट नहीं किया तो सर पेनल्टी क्या लगने वाली है। पेनल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम 50,000 रुपए या फिर अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। मिनिमम 50,000 या फिर अमाउंट इक्वल टू रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस, एंड मैक्सिमम इट इज 2 लाख रुपीज, राइट। और अगर कंटिन्यूइंग फेलियर है तो इन दैट केस 500 रुपए का पेनल्टी लगते जाएगा हर दिन आफ्टर द फर्स्ट, यानी पहले दिन के पेनल्टी को काउंट मत कीजिए, सेकंड डे से 500 रुपए पर डे, 500 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम जाएगा वो 2 लाख रुपीज तक, मैक्सिमम जाएगा वो 2 लाख रुपीज तक। तो ये जो पेनल्टी है एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद वी हैव 140 सबसेक्शन 4 दैट इज स्पेशल नोटिस फॉर नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर। तो एज आई टोल्ड यू स्पेशल नोटिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग सेक्शन 115 में देखते हैं कि एक मेंबर के पास 1% ऑफ वोटिंग राइट है, 5 लाख ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर्स है एंड दे हैव जॉइंटली दैट वोटिंग राइट्स और पेड अप शेयर कैपिटल, वो नोटिस दे रहे हैं कंपनी को कि ऑडिटर को हटाया जाए, रिप्लेस किया जाए। उस नोटिस का नाम दिया गया स्पेशल नोटिस, वो आगे सर्कुलेट होगा, ऑडिटर का रिप्रेजेंटेशन का राइट भी सर्कुलेट होगा। अकॉर्डिंगली मेंबर्स वहां पे क्या करेंगे सर, फैसला करेंगे, है ना। 140 सबसेक्शन 5 दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल। तो यहां पे हो सकता है कि ट्रिब्यूनल सुओ मोटो व्यक्ति को रिमूव करे, या फिर ऑन एप्लीकेशन बाय द कंसर्न पर्सन, ऑन एप्लीकेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव करे, अगर वो व्यक्ति फ्रॉड के लिए दोषी पाया गया है। इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है, रिमूवल का ऑर्डर पास कर सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल को डायरेक्ट करे टू रिमूव ए पर्सन ऑन द चार्जेस ऑफ फ्रॉड, राइट। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑर्डर पास करती है, तो ट्रिब्यूनल अगेन ऑर्डर पास करेगा टू रिमूव द ऑडिटर विद इन 15 डेज, और सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे दूसरा ऑडिटर अपॉइंट करेगा। और अगर फ्रॉड के चार्जेस की वजह से ट्रिब्यूनल किसी व्यक्ति को अपॉइंट रिमूव करता है फ्रॉम द पोस्ट ऑफ ऑडिटर, वो किसी भी व्यक्ति कंपनी के अंदर 5 साल तक ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। तो ये हो गया अपना सेक्शन 140 का पार्ट।
उसके बाद वी हैव सेक्शन 141 दैट इज क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। एक बार पहले 139 एंड 140 दोनों के दोनों सेक्शंस फटाफट गो थ्रू कर लो, फिर आगे सेक्शन 141 में जाते हैं। उसके बाद वी हैव सेक्शन 141 दैट इज क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए ऑडिटर, राइट। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कंपनी ऑडिटर बन सकता है, और फर्म के केस में जो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, राइट। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फर्म्स के केस में मेजोरिटी ऑफ जो पार्टनर्स है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होने चाहिए, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे सिर्फ उनके पास साइनिंग ऑथोरिटी होगी। एंड फर्म ऑल्सो इंक्लूड्स LLPs यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स। Then we have LLPs then we have section 141 subsection 3 that is disqualification कि कौन कौन लोग एलिजिबल नहीं होंगे टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। अब याद रखिएगा सर 141 सबसेक्शन 3 डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, 141 सबसेक्शन 4 वैकेशन की बात करता है। तो अगर एक व्यक्ति पहले अपॉइंट होता है एज ऑडिटर और फिर डिस्क्वालिफाइड हो जाता है 141 सबसेक्शन 3 के अंदर, तो उसको ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा 141 सबसेक्शन 4 के तहत, एंड दैट इज आल्सो गोइंग टू लीड राइज टू कैजुअल वैकेंसी अंडर 139 सबसेक्शन 8, यानी सारा आपस में कनेक्टेड है। और अगर एक बंदा एलिजिबल ही नहीं था टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, तो यानी वैकेंसी वाला पॉइंट ही नहीं आएगा, कैजुअल वैकेंसी वाला पॉइंट ही नहीं आएगा। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। So the following person shall not be eligible for appointment as auditor of the company। सबसे पहले बोला गया कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, क्योंकि कंपनी का ऑडिटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ फर्म बन सकती है, दैट इज फर्म बन सकती है या फिर इंडिविजुअल्स बन सकते हैं, LLPs बन सकते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे कंपनी के ऑडिटर्स नहीं बन सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जो ऑफिसर होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, या कंपनी का जो एम्प्लॉय होगा वो इंडिपेंडेंट नहीं होगा ना, इसलिए अगर वो CA है तब भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। तीसरे पॉइंट में बोला हुआ है कि वो जो ऑफिसर है या वो जो एम्प्लॉय है, अगर उनका कोई एम्प्लॉय है या उनका कोई पार्टनर है तो वो व्यक्ति भी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, अगेन टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस पार्ट, ठीक है। तो ये जो C पॉइंट हो गया आप देखोगे ये तीनों कंपनी के रिगार्ड में हो गया, तीनों कंपनी के रिगार्ड में हो गया। अब जो पॉइंट नंबर D है, पॉइंट नंबर E है, जो क्लॉज नंबर D है, क्लॉज नंबर E है, आप देखोगे वहां पे कंपनी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, कंपनी की होल्डिंग के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, कंपनी के सब्सिडी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, कंपनी के एसोसिएट के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, चेन होल्डिंग के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो क्लॉज नंबर D का जो हेडिंग है, ए पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज रिलेटिव और हिज पार्टनर, या तो वो खुद या उसका रिलेटिव या उसका पार्टनर, और इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं, या तो सिक्योरिटी होल्ड करता है, या फिर गारंटी वगैरह दे रखी है, या फिर इंडेप्थनेस का लिमिट एक्सीड हो रहा है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट है। अब सिक्योरिटी वाला जो पॉइंट है इसके अंदर बोला गया कि अगर वो व्यक्ति खुद या उसका पार्टनर कंपनी में या कंपनी के सब्सिडी में या कंपनी के होल्डिंग में या एसोसिएट में या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग में 1 रुपए का भी सिक्योरिटी होल्ड करता है ना सर, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा पूरे के पूरे चेन में, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टनर की बात, अगर यहाँ पे रिलेटिव की बात करें तो रिलेटिव को अलाउ किया गया प्रोवाइजो के अंदर कि रिलेटिव चाहे तो 1 लाख रुपीस तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है। और जब 1 लाख की सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं तो हम फेस वैल्यू की बात कर रहे हैं, हम मार्केट वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। तो रिलेटिव चाहे तो 1 लाख रुपए तक का सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है फेस वैल्यू के हिसाब से, बट खुद की और पार्टनर की बात करें तो 1 रुपए का भी होल्डिंग अलाउड नहीं है। और अगर रिलेटिव वहां पे 1 लाख से ज्यादा का सिक्योरिटी होल्ड कर भी लेता है तो 60 डेज का करेक्टिव एक्शन दिया गया है, 60 डेज का टाइम दिया गया है टू टेक द करेक्टिव एक्शन एंड मेंटेन द लिमिट। और यहां पे सारे के सारे रिलेटिव्स को इकट्ठा देखा जाएगा, बट जो 1 लाख की लिमिट है उसको इंडिविजुअली चेक करना होगा हर कंपनी के लिए, यानी कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडी, एसोसिएट, सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग, हर किसी के लिए अलग अलग देखना पड़ेगा। उसके बाद आता है इनडेप्थनेस का पॉइंट, कि अगर या उसका या उसके पार्टनर का या उसके रिलेटिव का इनडेप्थनेस है कंपनी की तरफ या सब्सिडी की तरफ या होल्डिंग की तरफ या एसोसिएट की तरफ या सब्सिडी ऑफ होल्डिंग की तरफ इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, तब भी डिस्क्वालिफिकेशन है। कितना? 5 लाख रुपए, इन एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपए। और तीसरा बोला गया अगर कोई गारंटी प्रोवाइड किया है या सिक्योरिटी प्रोवाइड किया है इन कनेक्शन विद सच इनडेप्थनेस ऑफ एनी थर्ड पार्टी टू द कंपनी, सब्सिडी, होल्डिंग या एसोसिएट और सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। तो गारंटी के केस में एक्सीडिंग 1 लाख एंड इंडेप्थनेस के केस में एक्सीडिंग 5 लाख, तो ये डिस्क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल होगा। जो क्लॉज नंबर ई है, यहां पे बोला गया ए पर्सन हु हिमसेल्फ और हिज फर्म, यहां पे रिलेटिव की बात नहीं की जा रही, यहां पे पार्टनर की बात नहीं की जा रही। अगर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप है, वापस से सेम वो पूरा का पूरा चेन दिया हुआ है, कंपनी, सब्सिडी, होल्डिंग, एसोसिएट, सब्सिडी ऑफ होल्डिंग, वो पूरा का पूरा चेन दिया हुआ है। साथ में एक एडिशन है सब्सिडी ऑफ एसोसिएट। सब्सिडी ऑफ एसोसिएट क्लॉज नंबर डी में नहीं था, क्लॉज नंबर ई में है, बी वेरी केयरफुल। तो यहां पे बोला हुआ है कोई भी पर्सन या फिर फर्म जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशनशिप है कंपनी के साथ या सब्सिडी के साथ या होल्डिंग के साथ या एसोसिएट के साथ या सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग के साथ या एसोसिएट के साथ, तो वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन अराइज हो जाएगा।
राइट। और यहाँ पे रूल्स के अंदर बिजनेस रिलेशनशिप क्या है उसका भी क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे बिजनेस रिलेशनशिप का मतलब क्या है। उसके बाद आता है क्लॉज नंबर F। अब यहाँ पे क्या बोला हुआ है, कोई भी व्यक्ति जिसका रिलेटिव कंपनी का डायरेक्टर है या कंपनी का KMP है, की मैनेजर पर्सनल है, मतलब CEO हो गया, CFO हो गया, CS हो गया, इस तरीके का पोजीशन होल्ड करता है कि KMP इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 51 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इन दैट पार्टिकुलर सिचुएशन वो जो व्यक्ति है जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है या कंपनी में KMP है, वो व्यक्ति भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा सर, सिर्फ वर्ड कंपनी यूज किया गया है, यहाँ पे होल्डिंग, सबसी, एसोसिएट, इन शब्दों को यूज नहीं किया गया है, यानी सिर्फ उस पार्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है एज पर द लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ। उसके बाद क्लॉज नंबर G में बोला गया है, कोई भी व्यक्ति जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो वो व्यक्ति डिस्क्वालिफाइड होगा, या फिर अगर कोई इंडिविजुअल 20 से ज्यादा स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट कर चुका है तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा, या फिर एक फर्म के अंदर अगर कोई पार्टनर 20 से ज्यादा स्टैट ऑडिट एक्सेप्ट कर चुका है तो वो डिस्क्वालिफाइड होगा। मतलब एक सीलिंग दिया हुआ है मैक्सिमम 20 टू इंश्योर द क्वालिटी, है ना। लेकिन इसके अंदर भी एक्सेप्शन है कि 1 पर्सन कंपनीज, डोरमेंट कंपनीज, स्मॉल कंपनीज एंड प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 CR से कम है, इनको 20 की सेलिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। यानी एक व्यक्ति जितने भी ओपीसीज का ऑडिट कर ले चलेगा, डोरमेंट का ऑडिट कर ले चलेगा, स्मॉल का कर ले चलेगा, या ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 CR से कम है, वैसी प्राइवेट कंपनीज को ऑडिट कर ले चलेगा, क्योंकि इनको सेलिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन ये जो एग्जम्पशन दिया गया है प्राइवेट कंपनीज को, यह एग्जम्पशन इनको नहीं मिलेगा अगर इन प्राइवेट कंपनीज ने डिफॉल्ट किया है इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स टू द ROC। तो ये वाला पॉइंट भी ध्यान देने वाला है कि ये जो एग्जम्पशन है ये प्राइवेट कंपनीज को नहीं मिलेगा। और याद रखिएगा, अगर एक पार्टनर का सेलिंग लिमिट एक्सीड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो फर्म अपने आप क्या हो जाएगी सर, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी। उसके बाद बोला गया है, ए पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction। यानी कोई व्यक्ति ने फ्रॉड वगैरह किया है और कोर्ट ने उसे कन्विक्ट किया है तो वो 10 साल तक क्या हो जाएगा सर, डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। या फिर कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन 144 के सर्विसेज रेंडर करता है कंपनी को या उसके होल्डिंग को या उसके सब्सिडी को, तब भी वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। और 144 के सर्विसेज की बात करें तो आप देखोगे सेक्शन 144 में एक लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज दी है, जिसको याद करने का हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था क्लास में, एड्स। कि ऑडिटर को अगर एड्स हो गया वो डिस्क्वालिफाइड है। यानी A फॉर एक्चुअरियल सर्विस हो गया अपना, A फॉर अगर हम लोग बात करें एक्चुअरियल सर्विस हो गया, देन I फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस हो गया, I फॉर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस हो गया, A फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस हो गया, I फॉर इंटरनल ऑडिट हो गया, D फॉर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, S फॉर सर्विसेज दैट इज आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड मैनेजमेंट सर्विसेज। तो अगर ये सारा सर्विसेज ऑडिटर रेंडर करता है कंपनी को या उसके होल्डिंग को या उसके सब्सिडी को, तो वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। तो 141 सबसेक्शन 3 का कनेक्शन आगे 144 के साथ, एंड फर्दर 141 सबसेक्शन 4 के साथ भी आपको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिस वैकेट करना पड़ेगा, यानी ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई, यानी 139 सबसेक्शन 8 के साथ भी आपको रिलेट कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आता है सेक्शन 142 दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। ये ज्यादा काम का सेक्शन नहीं है, आप एक बार खाली रीड कर सकते हैं कि रेम्यूनरेशन कब फिक्स किया जाएगा, कौन फिक्स करेगा। तो नॉर्मल कंपनीज की बात करें, फर्स्ट ऑडिटर्स की बात करें तो अपॉइंटमेंट मेंबर्स करते थे। अपॉइंटमेंट अगर बोर्ड करता था, रेम्यूनरेशन भी बोर्ड फिक्स करेगा। अपॉइंटमेंट अगर मेंबर्स करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में, तो रेम्यूनरेशन भी मेंबर्स फिक्स करेंगे। यानी जो अपॉइंटमेंट करेगा रेम्यूनरेशन वही फिक्स करेगा। लेकिन एक्सेप्शन आता है यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, जहां पे अपॉइंटमेंट तो ऑडिटर का CAG कर रहा था, बट रेम्यूनरेशन शेयर होल्डर्स फिक्स करेंगे, ठीक है ना। और अगर ऑडिटर को रेम्यूनरेशन नहीं मिला, याद रखिएगा ऑडिटर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता, दादागिरी नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे बुक्स नहीं दूंगा, ऑडिट रिपोर्ट नहीं दूंगा क्योंकि तूने मेरे को फीस नहीं दिया। तो इस तरीके की चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर ऑडिटर को उसका रेम्यूनरेशन नहीं मिला तो वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकता। ऐसा एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड ने भी अपने गाइडलाइन में कहा है। उसके बाद सेक्शन 145 में भी ज्यादा कुछ नहीं है डिस्कस करने का। ऑडिटर टू साइन द ऑडिट रिपोर्ट, कि जो ऑडिटर रिपोर्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का ऑडिटर ही साइन करेगा और कोई व्यक्ति साइन नहीं करेगा। एंड एनी क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन और कमेंट्स गिवन बाय द ऑडिटर हैविंग एनी एडवर्स इफेक्ट ऑन द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी शैल बी रेड बिफोर द जनरल मीटिंग। ज्यादा काम का नहीं है। 146 के अंदर बोला गया है ऑडिटर्स टू अटेंड द जनरल मीटिंग, कि ऑडिटर का राइट भी है टू अटेंड द जनरल मीटिंग, क्योंकि उसको नोटिस दिया जाता है जनरल मीटिंग का बकायदा, एंड साथ ही साथ उसको ऑब्लिगेशन भी है, वो चाहे तो जनरल मीटिंग का नोटिस अटेंड कर सकता है।
वो जनरल मीटिंग खुद भी अटेंड कर सकता है या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेज सकता है, और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ऑडिटर होना चाहिए। याद रखिएगा, ऑडिटर होना चाहिए। आर्टिकल असिस्टेंट है, काम नहीं चलेगा। ऑडिटर होना चाहिए सर, सीए होना चाहिए। और कंपनी चाहे तो एग्जाम भी कर सकती है एन ऑडिटर फ्रॉम अटेंडिंग द जनरल मीटिंग, राइट। जब हम लोग ऐसे 560 पढ़ते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स, तो हम लोग कोरिलेट भी करते हैं उसको सेक्शन 146 के साथ कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी देने के लिए भी मेंबर्स को ऑडिटर क्या कर सकता है, जनरल मीटिंग अटेंड कर सकता है और सब्सिक्वेंट इवेंट्स की जानकारी वहां पे मेंबर्स को दे सकता है। उसके बाद वी हैव सेक्शन 143 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो यही सेक्शन अपने आप में अलग से देखना है अपने को, सबसे ब्रॉड सेक्शन है पूरे चैप्टर का। उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। 147 पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो बेसिकली यहाँ पे पेनल्टी दी हुई है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 139 टू 146। कंपनी के ऊपर कितना पेनल्टी लगने वाला है, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर कितना लगने वाला है, या फिर ऑडिटर्स के ऊपर कितना पेनल्टी लगने वाला है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 3 सेक्शंस हियर 139, 144, 145। ऑडिटर्स के ऊपर कितना पेनल्टी लगने वाला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ऑडिटर्स के ऊपर कितना पेनल्टी लगने वाला है फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ 139, 144, 145। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, अनजाने में हो गया या जानबूझ के किया। अनजाने में हो गया, जानबूझ के नहीं किया तो मिनिमम फाइन 25,000 रुपए, मैक्सिमम फाइन 5 लाख रुपए या 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर विच एवर इज लेस। तो मिनिमम फाइन हो गया सर 25,000, मैक्सिमम फाइन हो गया सर 5 लाख या 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। लेकिन अगर जानबूझ के किया है, कंपनी या शेयर होल्डर्स या टैक्स अथॉरिटीज को धोखा देने के इरादे से किया है, तो सर जनता माफ नहीं करेगी, कानून माफ नहीं करेगा। यहाँ पे जो मिनिमम फाइन है 25,000 का 50,000 बन जाएगा, मैक्सिमम फाइन है 5 लाख का 25 लाख बन जाएगा, और 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन और 8 टाइम्स द रेम्यूनरेशन बन जाएगा। और ऊपर इंप्रिजनमेंट सर कहीं भी एप्लीकेबल नहीं था, यहाँ इंप्रिजनमेंट आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, आपको जेल भी जाना पड़ेगा। एंड मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट अप टू ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, मैक्सिमम इंप्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये बन जाता है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सेक्शन 148 अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है पूरा कॉस्ट ऑडिट के बारे में, कि कॉस्ट ऑडिट कौन करेगा, देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, राइट। अपने आप में पूरा एक इंडिपेंडेंट सेक्शन बन जाता है। तो कॉस्ट ऑडिट कौन कंडक्ट करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट कंडक्ट करेगा। कॉस्ट अकाउंटेंट का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बीओडी करेगा। रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा, मेंबर्स फिक्स करेंगे। और जो स्टैट ऑडिट होगा, ऑडिटर होगा कंपनी का, वो कभी भी कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट किया जाएगा सर, बीओडी को सबमिट किया जाएगा। जो स्टैट ऑडिट रिपोर्ट होता है वो मेंबर्स को सबमिट किया जाता है, बट जो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट होता है वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो वो हमेशा बीओडी को सबमिट किया जाता है। और कंपनी 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ रिपोर्ट वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देती है, राइट। अब यहाँ पे 2 रूल्स काफी इंपॉर्टेंट है सर। रूल 3 एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, एंड देन वी हैव कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट रिकॉर्ड्स कौन सी कंपनीज को मेंटेन करना है और कॉस्ट ऑडिट कौन सी कंपनीज का होना है। अब देखना यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल्स कंपनीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक रेगुलेटेड सेक्टर्स, दूसरा नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। रेगुलेटेड सेक्टर्स के अंदर मेनली 6 सेक्टर्स आते हैं। टेलीकम्युनिकेशन आता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आती हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आते हैं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज आती हैं, फर्टिलाइजर्स है, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल है। तो ये 6 सेक्टर्स आता है रेगुलेटेड सेक्टर की कैटेगरी में। टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स हो गया, फर्टिलाइजर, शुगर एंड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। और अराउंड 33 सेक्टर्स दिया है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर के लिस्ट में, ठीक है। अब कोई भी कंपनी चाहे वो रेगुलेटेड सेक्टर की हो या नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की हो, अगर ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज से मिलाकर 35 सीआर या 35 सीआर से ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूड करने ही होंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही होंगे। और कारो के अंदर में हम लोग स्टडी करते हैं सर, कारो 20 के अंदर कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि कंपनी ने कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन किया या नहीं किया। तो अगर कोई भी कंपनी है ओवरऑल टर्नओवर सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का मिलाकर 35 सीआर या उससे ज्यादा है ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर से मेंटेन करने होंगे। उसके बाद आता है रूल 4 दैट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब यहां पे डुअल क्राइटेरिया आपको देखना है, डुअल क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग है, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स के लिए अलग है, और डुअल क्राइटेरिया। और डुअल क्राइटेरिया दोनों साइमल्टेनियसली फुलफिल होना चाहिए। एक देखेंगे ओवरऑल कंपनी का जो सारा का सारा प्रोडक्ट्स है, जो टर्नओवर सर्विसेज रेंडर करती हैं, वो ओवरऑल टर्नओवर कितना है। और दूसरा ये देखेंगे सर कि ओवरऑल से सिर्फ मतलब नहीं है, वो जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है जिनका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन किया था, उन प्रोडक्ट्स का अगर एग्रीगेट निकाले वो कितना है। तो एग्रीगेट में भी सारा प्रोडक्ट का एग्रीगेट में भी एक टर्नओवर आना चाहिए, और वो जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं जिनका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, उनका भी एक एग्रीगेट आना चाहिए। अगर दोनों चीजें आ रही हैं तब कॉस्ट ऑडिट होगा, वरना नहीं होगा।
तो रेगुलेटेड सेक्टर्स का आपको याद करना है सर, नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स अपने आप याद हो जाएगा। रेगुलेटेड सेक्टर्स के केस में बोला हुआ है कि कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना है अगर ओवरऑल एनुअल टर्नओवर ऑफ द कंपनी फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 CR या उससे ज्यादा है। एंड और नहीं है, एंड है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द इंडिविजुअल प्रोडक्ट सर्विसेज जिसका कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है वो 25 CR या उससे ज्यादा है। तो ओवरऑल सारी प्रोडक्ट का 50 CR या ज्यादा, उन इंडिविजुअल प्रोडक्ट का 25 CR या ज्यादा, दोनों कंडीशन एप्लीकेबल है तो कॉस्ट ऑडिट कराना होगा। और अगर नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की बात करें तो बस ये याद रखिएगा सर, 50 CR बन जाएगा 100 CR, 25 CR बन जाएगा 35 CR, 50 बन जाएगा 100, 25 बन जाएगा 35, बस इतना याद रख लो। उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑडिट कौन सी कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, यानी ऊपर का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है बट फिर भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। बोले एक तो जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, एक्सपोर्ट बहुत करती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज बहुत आता है, तो अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स है, मेजॉरिटी पैसा एक्सपोर्ट से आता है, फॉरेन एक्सचेंज से आता है, और फॉरेन एक्सचेंज से जो रेवेन्यू आ रहा है वो एक्सीड कर जा रहा है 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कंपनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ऑपरेट कर रही है तब भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। या फिर कंपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है, क्या कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है कैप्टिव कंजम्पशन के लिए, खुद के खपत के लिए, उसके लिए उन लोगों ने कैप्टिव कंजम्पशन प्लांट ले रखा है, तब भी कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये 3 एग्जम्पशन के पॉइंट्स हो गया सर कि कब कब कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये हो गया सेक्शन 148। और फिर लास्ट में आता है सेक्शन 143, रिपोर्टिंग का। बहुत बड़ा सेक्शन है, लंबा चौड़ा सेक्शन है सेक्शन 143 रिपोर्टिंग का। इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं फिलहाल। तो सेक्शन 143 की बात करें, दैट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर। कुल मिलाकर 15 सब सेक्शन है सर। सबसे पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 जहां पे स्पेसिफिक इंक्वायरीज की बात होती है कि ऑडिटर को कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिक इंक्वायरीज कंडक्ट करनी होती है। फर्दर राइट ऑफ ऑडिटर की भी बात की हुई है कि ऑडिटर के पास राइट होता है टू एक्सेस द बुक्स एंड अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, द बुक्स एंड वाउचर्स ऑफ द कंपनी। The auditor also has the right to seek information and explanation from the officers of the company. The auditor also has the right to seek and access the records of the subsidiary of the company, the associate company. कि जो एसोसिएट का रिकॉर्ड है, सब्सी का रिकॉर्ड है, उनके रिकॉर्ड्स का भी एक्सेस ऑडिटर कर सकता है। उसके अलावा 143 सब सेक्शन 1 में स्पेसिफिक इंक्वायरीज दिया हुआ है कि ऑडिटर को कुछ चीजों के बारे में स्पेसिफिकली इंक्वायर करना होता है। सब सेक्शन 2 के अंदर ऑडिटर का एक ओवरऑल ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना होता है कि फाइनेंशियल्स ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। 143 सब सेक्शन 3 जो मेन सेक्शन सब सेक्शन है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, वो पूरा का पूरा ब्रॉड लिस्ट दिया हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके अलावा 143 सब सेक्शन 5, 6 एंड 7 स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कंपनीज के रिस्पेक्ट में है। 143 सब सेक्शन 8 स्पेसिफिकली ब्रांच ऑडिट के रिस्पेक्ट में है। तो 5, 6, 7 गवर्नमेंट कंपनीज को रिस्पेक्ट में है, 8 ब्रांच ऑडिट के रिस्पेक्ट में है। 9 और 10 स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग के कंप्लायंस के रिस्पेक्ट में है, ओनली विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। सब सेक्शन 11 कारो 20 के रिस्पेक्ट में है कि कारो 20 भी क्या करना है, कारो 20 के हिसाब से भी क्या करनी है सर, रिपोर्टिंग करनी है। और सब सेक्शन 12 to 15 जो है फ्रॉड रिपोर्टिंग के बारे में है, इट्स अबाउट फ्रॉड रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले आते हैं 143 सबसेक्शन 1 के अंदर स्पेसिफिक इंक्वायरीज दैट द ऑडिटर नीड्स टू कंडक्ट। तो 6 स्पेसिफिक इंक्वायरीज दिया है दैट द ऑडिटर नीड्स टू कंडक्ट। याद रखिएगा इंक्वायरीज के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इंक्वायरी करना है, रिपोर्ट करना है कि नहीं, वो रिपोर्ट करना है कि नहीं वो फर्दर बात है कि पहले इंक्वायरी करो, अगर इंक्वायरी में कुछ एडवर्स मिले, प्रिजुडिशियल मिले तब रिपोर्टिंग करो, वरना रिपोर्टिंग मत करो। इंक्वायरी 6 चीजों के बारे में करनी है। याद करने का फॉर्मूला है कि एलआईसी का ऑडिट कर रहा था मैं और एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया, एलआईसी के ऑडिटर का बीपी हाई हो गया, यानी एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। देन आई वी हैव इन्वेस्टमेंट सेल प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस। सी वी हैव, आप याद रखिएगा, that is cash, shares issued for cash. Then book entries, B for book entries prejudicial तो नहीं है, and P for personal expenses revenue account में डेबिट तो नहीं कर रखा। अब देखना लो L for loans and advances, और loans and advances के यहाँ पे 2 पॉइंट है। पहला, लोन्स एंड एडवांसेस मेड बाय द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो ऑडिटर को यहाँ पे इंक्वायर करना है कि वो प्रॉपर्ली सिक्योर्ड है, कहीं जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है। उसके अलावा जो लोन्स एंड एडवांसेस कंपनी ने दे रखे हैं कहीं उनको डिपॉजिट्स के फॉर्म में शो तो नहीं कर रखा। उसके अलावा वी हैव आई फॉर इन्वेस्टमेंट्स, कि कंपनी के जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो बात अलग है, बट अदर देन इन्वेस्टमेंट कंपनी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट्स को कॉस्ट से कम में बेच रही है। उसके बाद वी हैव सी फॉर कैश, दैट इज शेयर्स इश्यूड फॉर कैश।
कि अगर शेयर्स को कैश में अलॉट किया गया है तो कैश एक्चुअली मिला कि नहीं मिला, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिसलीडिंग तो नहीं है। उसके बाद वी हैव बी फॉर बुक एंट्रीज, दैट इज बुक एंट्रीज कंपनीज में प्रिजुडिशियल तो नहीं है, फेक तो नहीं है, कॉन्ट्रा एंट्रीज तो नहीं किया जा रहा, डेबिट क्रेडिट को कॉन्ट्रा तो नहीं किया जा रहा, सेट ऑफ तो नहीं किया जा रहा, फिक्चर्स एंट्रीज तो नहीं है, एंड देन पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं P&L अकाउंट में डेबिट तो नहीं कर रखा। फॉर एग्जांपल डायरेक्टर साहब कंपनी के अपने स्कूल के बच्चों की फीस भी पता चला कंपनी के P&L में डेबिट कर रहे हैं, अपने हनीमून फीस भी डेबिट कर रहे हैं, वैसा तो नहीं हो रहा। 143 सबसेक्शन 2 ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है वो ट्रू एंड फेयर है कि नहीं है। 143 सबसेक्शन 3 सबसे इंपॉर्टेंट मैटर टू बी स्टेटेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट की क्या क्या चीजें ऑडिटर्स रिपोर्ट में आएंगी, जिसको क्लास में याद करने का फॉर्मूला हमने एक बनाया हुआ है, ABCD दीपिका पादुकोण, ABCD दीपिका पादुकोण, राइट, ABCD दीपिका पादुकोण। तो यहां पे ए से बात करें तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है ऑल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन्ड और नॉट, कि सारा इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन उसको मिला कि नहीं मिला। उसके बाद ए की बात करें तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुआ कि नहीं, कि कंपनी के अंदर एएस कंप्लाई हुआ कि नहीं, और कंपनी के अंदर एएस कंप्लाई हुआ कि नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुआ कि नहीं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कहीं कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं है रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कहीं कोई एडवर्स रिमार्क तो नहीं है रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके बाद बात करें BCD, तो बी से बात करें तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट P&L है, कंपनी का जो बैलेंस शीट P&L है वो बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली हो रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। उसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो प्रॉपर्ली मेंटेन्ड है कि नहीं। और उसके अलावा ब्रांच के रिस्पेक्ट में कि जो ब्रांच का ऑडिटर है, ब्रांच ऑडिटर अपना रिपोर्ट प्रॉपर्ली भेज रहा है कि नहीं स्टैट ऑडिटर को, और स्टैट ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर का रिपोर्ट जो है प्रॉपर्ली चेक कर रहा है कि नहीं। उसके बाद वी हैव C फॉर कंट्रोल्स, तो ऑडिटर को यहां पे रिपोर्ट करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है कंपनी का वो इफेक्टिव है कि नहीं। क्या रिपोर्ट करना है कि जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम है वो इफेक्टिव है कि नहीं। एंड D फॉर डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन, कि कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं कहीं वो डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 1 की बात नहीं कर रहे सर, सबसेक्शन 2 की बात कर रहे हैं, कि कहीं 164 सबसेक्शन 2 के तहत कंपनी के डायरेक्टर्स डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है। तो ये सारा रिपोर्टिंग का एक लिस्ट आ गया। अब जो रिपोर्टिंग ऑन एफसी की बात की थी ये कब कब एप्लीकेबल नहीं है, मतलब 1% कंपनीज के केस में रिपोर्टिंग ऑन एफसी एप्लीकेबल नहीं है सर, स्मॉल कंपनीज के केस में भी रिपोर्टिंग ऑन एफसी एप्लीकेबल नहीं है, या प्राइवेट कंपनीज जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, एंड एग्रीगेट बोरिंग्स फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट 25 करोड़ से कम है। तो टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, एग्रीगेट बोरोइंग 25 करोड़ से कम है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज के ऊपर भी एफसी का रिपोर्टिंग एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद रूल्स के अंदर फर्दर रिपोर्टिंग दी हुई है, जिसको याद करने का हमने फॉर्मूला बनाया था यहाँ पे, दीपिका पादुकोण DP, दैट इज D फॉर डिले इन ट्रांसफर टू IPF, की ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कहीं डिले तो नहीं हुआ है इन ट्रांसफरिंग अमाउंट टू IPF, जैसे डिविडेंड वगैरह का जो पैसा है, अनक्लेम डिविडेंड का पैसा है। P फॉर पेंडिंग लिटिगेशन, की कंपनी के खिलाफ केसेस वगैरह पेंडिंग है तो उसका क्या इंपैक्ट है। P फॉर प्रोविजन फॉर लॉसेस, कि मान लीजिए कंपनी ने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है, तो प्रोविजन फॉर लॉसेस कंपनी ने बना रखे हैं कि नहीं। कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रखा है तो प्रोविजन फॉर लॉसेस बना रखे हैं कि नहीं। और उसके बाद यहाँ पे एक 2 पॉइंट नए ऐड हुए थे, एक था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, 2 नहीं ज्यादा 3 पॉइंट्स ऐड हुए थे। एक था मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, कि ऑडिटर यहाँ पे रिप्रेजेंट देखेगा कि मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन मिला है कि नहीं। रिप्रेजेंटेशन किस चीज के बारे में, रिप्रेजेंटेशन इस चीज के बारे में कि अगर कंपनी ने कोई लोन दिया, मान लीजिए कंपनी ने कहीं कोई लोन दिया है, अपने बोरोड फंड में से दिया है या शेयर प्रीमियम में से दिया है, किसी भी तरीके से दिया है, तो ऐसा नहीं हो रहा कि कंपनी बुक्स में दिखा रही है कि हम कंपनी ए को लोन दे रहे हैं बट वो डाइवर्ट हो रहा है तो कंपनी सी, मतलब इनडायरेक्टली वो किसी इंटरमीडिएरी को पास ऑन हो रहा है और जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है वो कंपनी सी है। तो ऐसा कोई डाइवर्शन तो नहीं हो रहा, इस चीज का रिप्रेजेंटेशन कंपनी से लेगा ऑडिटर। सिमिलरली अगर कंपनी को पैसा मिल रहा है तो भाई कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहने को कंपनी को पैसा मिल रहा है बट आगे कंपनी उसको रीरूट कर रही है किसी थर्ड पार्टी को और बेनिफिशियरी कोई दूसरी थर्ड पार्टी है। तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन क्या करेगा ऑडिटर, मैनेजमेंट से लेगा। उसके बाद ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कंपनी अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है या डिविडेंड पे कर रही है तो सेक्शन 123 कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं, जो कि डिविडेंड का बेस सेक्शन है। और फाइनली ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कंपनी प्रॉपर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है कि नहीं, जिसके अंदर प्रॉपर फीचर ऑफ मेंटेनिंग ऑडिट ट्रेल, कि जो ऑडिट ट्रेल होता है, जो ऑडिट लॉग होता है, हर एक ट्रांजैक्शन का डिटेल्स होता है, हर एक चीज को कैप्चर किया जाता है ऑडिट प्रोसेस का। तो प्रॉपर ऑडिट सॉफ्टवेयर कंपनी मेंटेन कर रहा है कि नहीं और उसकी कहीं टैंपरिंग वगैरह तो नहीं हो रही। तो ये सारा रिपोर्टिंग यहाँ पे है।
और फर्दर एडिशनल रिपोर्टिंग है 143 के अंदर कि ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि जो रेम्यूनरेशन पे किया जा रहा है डायरेक्टर्स को वो 197 सबसेक्शन 16 में जो लिमिट्स दिए गए हैं उसके एक्सेस तो पे नहीं किया जा रहा, whether the remuneration paid to directors is not in excess of the limits given in section 197. उसके बाद सेक्शन 143, 5, 6 and 7 that talks about provisions relating to audit of government companies, right? तो 143 सबसेक्शन 5 इज बेसिकली कि सीएजी कंपनी जो सीएजी है वो क्या करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट करेगा। 139 सबसेक्शन 5 एंड 7 सीएजी ही क्या करने वाला है, ऑडिटर को डायरेक्शन देने वाला है और ऑडिटर सीएजी को रिपोर्ट सबमिट करने वाला है। 143 सबसेक्शन 6 इज कि सीएजी चाहे तो सप्लीमेंट्री ऑडिट भी कंडक्ट करा सकता है, 60 डेज के अंदर एक एडिशनल ऑडिट कंडक्ट करा सकता है और सप्लीमेंट्री ऑडिटर वहां पे सीएजी अपॉइंट करेगा और वो जो सप्लीमेंट्री ऑडिटर है वो ऑडिट कंडक्ट करके सीओजी को क्या करेगा सर, रिपोर्ट सबमिट करेगा और सीएजी उसमें फर्दर कमेंट्स वगैरह मेंशन कर सकता है। 143 सबसेक्शन 7 इज सीएजी चाहे तो टेस्ट ऑडिट कंडक्ट करा सकता है। तो 143, 5, 6, 7 सारा का सारा गवर्नमेंट कंपनी से रिलेटेड है। 143 सबसेक्शन 8 पार्टिकुलरली ब्रांच ऑडिट से रिलेटेड है कि ब्रांच ऑफिस की बात करें तो ब्रांच ऑफिस को ऑडिट कौन करने वाला है सर, या तो सेक्शन 139 का ही ऑडिटर करने वाला है या कोई दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, बट वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए और जो राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी वो सेम टू सेम रहेंगी। और ब्रांच ऑडिटर ब्रांच के रिपोर्ट्स को एग्जामिन करके स्टैट ऑडिटर को भेजेगा और स्टैट ऑडिटर 143 सबसेक्शन 3 के रेफरेंस में उसकी रिपोर्टिंग करेगा। उसके बाद आता है 143 सबसेक्शन 9 एंड 10 दैट इज कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। 143 सबसेक्शन 9 से इसके ऑडिटर को स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने होंगे और 143 सबसेक्शन 10 से इसके स्टैंडर्ड्स को सीजी प्रिस्क्राइब करने वाला है। 143 सबसेक्शन 11 सिर्फ रिपोर्टिंग ऑन कारों की बात करता है, ज्यादा काम का नहीं है। 143 सबसेक्शन 12 to 15 फ्रॉड रिपोर्टिंग की बात करता है। तो यहां पे क्या बोला गया सर कि अगर ऑडिट करते वक्त ऑडिटर को कोई भी शक होता है, कोई सस्पिशियस अराइज होता है कि बॉस फ्रॉड है और वो जो फ्रॉड का अमाउंट है इंडिविजुअली 1 CR है या उससे ज्यादा है, क्या है इंडिविजुअली 1 CR है या उससे ज्यादा है, उस फ्रॉड का इंडिविजुअल अमाउंट 1 CR है या उससे ज्यादा है, तो उन फ्रॉड्स की जानकारी ऑडिटर को सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। क्या करना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। तो उसका फॉर्मेट इस तरीके से दिया हुआ है कि ऑडिटर को बताना होगा व्हाट इज द नेचर ऑफ फ्रॉड, फॉर एग्जांपल टीमिंग एंड लेडिंग फ्रॉड है, सप्लायर फ्रॉड है, किस तरीके का फ्रॉड है, कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कितना अप्रोक्सीमेट अमाउंट इन्वॉल्व है। इमीडिएटली एडीटी 4 में सबसे पहले बीओडी को रिपोर्ट करना पड़ेगा या ऑडिट कमेटी को रिपोर्ट करना पड़ेगा 2 दिन के अंदर। उनका जवाब लेना होगा 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर। जवाब आ जाएगा तो अलॉन्ग विद द रिप्लाई सीजी को फॉरवर्ड करना होगा 15 डेज के अंदर। उसका प्रॉपर रिपोर्ट वगैरह दिया हुआ है कि एडीटी 4 में रिपोर्ट जाएगा, ऑडिटर अपने लेटर हेड में भेजेगा, वो जो लेटर हेड होगा बाकायदा सील्ड होगा, स्टाम्प्ड होगा, राइट, प्रॉपरली रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा, स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजा जाएगा। तो वो पूरा का पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट। बट रिपोर्टिंग सीजी को कब करनी है, जब अमाउंट इन्वॉल्व इज 1 CR और मोर, और जरूरी नहीं है एक्चुअल फ्रॉड हो, एंटिसिपेटेड फ्रॉड हो तब भी रिपोर्टिंग करनी है। ऑडिटर को शक है कि ऐसा कोई फ्रॉड है जिसका इंडिविजुअल अमाउंट 1 CR या उससे ज्यादा है, तब भी सीजी को रिपोर्टिंग करनी है। The provisions of this section shall mutandis mutandis apply to the cost accountant in practice conducting cost audit under 148 या company secretary in practice conducting secretarial audit under section 204। तो कंपनी अकाउंट कॉस्ट अकाउंटेंट के ऊपर या सीएस के ऊपर भी ये प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और अगर यहाँ पे जो ऑडिटर है या जो कॉस्ट अकाउंटेंट है या कंपनी सेक्रेटरी है अगर वो कंप्लाई नहीं करती है प्रोविजंस ऑफ 143 सबसेक्शन 12 तो सर पेनल्टी लगने वाली है। और पेनल्टी कितना लगने वाला है, यहाँ पे फ्लैट पेनल्टी लगने वाली है। लिस्टेड कंपनी के केस में 5 लाख रुपए और अदर कंपनीज के केस में 1 लाख रुपए। 5 lakh rupees for listed companies and 1 lakh rupees for other companies। तो सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। तो पूरा का पूरा ये चैप्टर है हमारा कंपनी ऑडिट का, सेक्शन 139 to 148। लेंथी चैप्टर है बट स्कोरिंग चैप्टर है, काफी स्कोरिंग है, काफी सिंपल है, काफी आसान है। और उम्मीद करता हूं कि कम टाइम फ्रेम के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर को आपके लिए अच्छे से रिवाइज करा दिया होगा और ये जो रिविजनरी वीडियो है ये आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा और आप इसका फायदा जो है उठा पाएंगे, राइट। ये जो नोट्स है कंपनी ऑडिट का जिसको मैंने यूज किया है, अगर आपको चाहिए तो ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा, इसका जो लिंक है पीडीएफ फाइल का वो मिल जाएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर।